हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक एआई कैसे सीखता है। वीडियो बनाने वाला, सवालों के जवाब देने वाला या इमेज बनाने वाला एआई, ये सभी के सभी अलग क्यों हैं? एक एआई ये सारे काम क्यों नहीं कर सकता? और वो कौन सी चीजें हैं जो एआई को हमें कभी नहीं सिखानी चाहिए? एआई का भविष्य क्या है? ये कितना और समझदार हो सकता है और उसका क्या नतीजा निकलेगा? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि एआई कभी भी हमारे खिलाफ खड़ा ना हो? आखिर एआई की खुराफात के बीज किसके दिमाग की उपज है? एआई की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई थी? इसके पीछे भी एक कमाल की कहानी है। और अगर कहानी नहीं सुननी तो इस टाइम स्टैम्प पर पहुंच जाओ, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दे की बातें सुनने को मिलेंगी। और अब सुनो कहानी। एक अंदाजा लगाओ कि एआई की शुरुआत किसने की होगी। आप सोच भी नहीं सकते। एआई की शुरुआत चर्च के एक प्रीस्ट ने करी थी। सन 1700 का समय था। इंग्लैंड में रहने वाले थॉमस बेस के दिमाग में सवालों का संघर्ष चल रहा था कि क्या पुरानी जानकारी यानी किसी घटना के सबूत से भविष्य की घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जी इसके बाद प्रीस्ट बाबू ने बेस थ्योरम लिख दी कि नॉलेज एक फिक्स चीज नहीं है, वो बदलती है जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन मिलती है। और इस सिंपल से आइडिया ने पूरा साइंस बदल कर रख दिया। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर भी वही काम करता है जो बेस ने कहा था। जब एक एल्गोरिदम डाटा देखता है तो पहले एक अंदाजा बनाता है, फिर जैसे जैसे उसे डाटा मिलता है वो अपने अंदाजे को सुधारता है, बिल्कुल बेस के रूल के हिसाब से। इसीलिए तो ये बात कही जाती है कि जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हिटलर ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया था? कैसे? अब ये कहानी सुनो। I will not allow this system to fail. Every line of code is a command. Control is absolute. सन 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था। जर्मनी ने इंग्लैंड को मार मार के उसकी कनपट्टी सुझा रखी थी। अब हिटलर के पास एनिग्मा नाम की एक मशीन थी। ये मशीन मैसेजेस को एनक्रिप्ट, बोले तो कोड भाषा में बदल देती थी कि उसे कोई समझ ही नहीं सकता था। और हर दिन एनिग्मा मशीन अपने कोड को बदल लेती थी। ब्रिटिश आर्मी के पास जर्मन मैसेजेस आते थे पर उन्हें पढ़ना असंभव था। युद्ध चल रहा था, लोग मर रहे थे और सब कुछ धीरे धीरे जर्मनी के कंट्रोल में जा रहा था। इसके बाद ब्रिटेन ने पूरे देश में हल्ला काट दिया कि बेटा जो भी अपने आप को ज्ञानी बाबा मानता हो वो ब्लेचले पार्क में आ जाए। भाई साहब वहां पर मुफ्त का राशन पानी मिल रहा था तो दुनिया भर के लोग वहां जा पहुंचे। अब इन्हीं में से एक पगलेट लड़का, बुक के अंदर वियर्ड लिखा था, मुझे कोई हिंदी का सही सा शब्द नहीं मिल रहा तो मैंने वियर्ड की जगह पगलेट बोल दिया। कभी कभी वोकैबुलरी ऊपर नीचे हो जाती है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो भाई साहब इस नौजवान का नाम था एलन टरिंग। ये जनाब ऑक्सफोर्ड से मैथ्स के डिग्रीधारी थे। इनके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर एक मशीन कोड लिख सकती है तो मशीन कोड तोड़ क्यों नहीं सकती। और इसके बाद इन्होंने बनाया बॉम्बी। बॉम्बी एक बड़ा सा मैथमेटिकल कंप्यूटर था। वो हर सेकंड हजारों पॉसिबिलिटीज चेक करता था और धीरे धीरे जर्मन कोड्स का पैटर्न ढूंढता था। और फिर एक दिन इस मशीन ने एनिग्मा कोड को तोड़ दिया और यहीं से ब्रिटेन के हाथ जर्मनी का सबमरीन प्लान लग गया था। इसके बाद अलाइड फोर्सेस ने अपनी स्ट्रेटेजीज को बदल दिया और वर्ल्ड वॉर 2 जीतने की कहानी को लिख दिया। अगर एलन ट्यूरिंग नहीं होते तो वर्ल्ड वॉर 2 कम से कम और 2 साल चलता, हजारों लोग मारे जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बड़ा ही गजब आदमी था। भाई साहब आदमी तो ठीक था लेकिन इसके साथ हुआ बहुत बुरा। आप आगे की कहानी सुनो। इसके बाद एलन ट्यूरिंग ने सोचा क्या एक मशीन किसी दिन इंसान की तरह इमेजिन और एक्ट कर सकती है। और यही था वो आइडिया जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। वैसे ये शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो काफी बाद में जाके पड़ा लेकिन जन्म यहीं से हुआ था। अब देखो जितनी भी कहानी आपने सुनी होगी आपको ये लग रहा होगा कि ये भाई साहब तो नेशनल हीरो बन गए होंगे, चारों तरफ इनके ही चर्चे और बड़े बड़े अखबारों में इनके ही नाम के पर्चे छपे होंगे। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इंग्लैंड की सरकार ने इनकी टांग पकड़कर इन्हें उल्टा टांग दिया। सुनो कहानी। 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद 5 साल लग गए। मतलब सब कुछ समेटने में 5 साल लग गए। जैसे जर्मनी के ज्ञान को लूटना, उनके ऑफिसर्स या वैज्ञानिकों को सजा देना और काम के वैज्ञानिकों को जबरदस्ती पकड़कर अमेरिका ले जाना। इन सारे ड्रामों को निपटाने के बाद नंबर लगा था कि जिन लोगों ने वॉर को जीतने में मदद करी उन हीरोज को सम्मान भी देना है। लेकिन भाई साहब उसी समय 1945 में पता लगता है कि एलन ट्यूरिंग उस टाइप के थे, मेरा मतलब नवाबी शौक रखते थे। अब भी नहीं समझे? अरे भाई आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, वैसे वाले शौक रखते थे। अब भाई साहब ये चीज उस समय इंग्लैंड में एक अपराध थी। पुलिस ने इन्हें धर लिया, इनके ऊपर केस चला। जज बोला बेटा या तो जेल में सड़ो, ये तुम्हारे अंदर की भावनाओं को काबू में रखने के लिए केमिकल इलाज करवा लो। अब
अब जाहिर सी बात है जेल में कौन सड़ना चाहेगा, तो इन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट को चुन लिया और तब इन्हें फीमेल हार्मोन के इंजेक्शन दिए गए। भाई साहब की सेहत और आदत दोनों बदल गई और तंग आकर एलन ट्यूरिंग ने 8 जून 1954 में 41 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। फिर कहीं जाकर 2013 में इंग्लैंड की महारानी की बुद्धि थोड़ी सेंटर में आई और इन्होंने एलन ट्यूरिंग को ऑफिशियली माफ कर दिया और कहा वी हैव लॉस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड एवर दैट वी हैव प्रोड्यूस। और आज के समय इंग्लैंड के 50 पाउंड के नोट पर इनकी तस्वीर छपी है। इंग्लैंड ने एक आदमी को सुधारने के चक्कर में निपटा ही दिया और बाद में जाकर एक नोट छाप दिया। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जी ये तो बात हो गई शुरुआती मशीन की, लेकिन आज का एआई जो सवालों के जवाब देता है, इमेज बनाता है, वीडियो बनाता है, आखिर इसकी पैदाइश की कहानी क्या है? अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो भैया 1951 में MIT की छोटी सी लैब में मार्विन मिन्स्की, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, बैठकर ये सोच रहे थे कि इंसानी दिमाग तो न्यूरॉन्स की मदद से चलता है, तो क्या हो अगर हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को ही बना ले, तो क्या तब एक कंप्यूटर इंसान के दिमाग की तरह काम कर पाएगा? और उसके बाद इन्होंने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना दिया। नाम था SNARC। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े जरा न्यूरल नेटवर्क को समझ लो, आखिर ये क्या चीज है। तो भैया मान लो कि आप जंगल में हो और सामने से आ रहा है एक शेर। अब आपकी आंखें दिमाग को एक सिग्नल भेजेंगी कि भैया सामने से कोई सुनहरी जुल्फों वाला, लंबे लंबे दांत वाला, 4 पैरों पर चलने वाला कोई जानवर टाइप आ रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन दिमाग के पास जाएगी, वो ये सोचेगा ये कितना ऊंचा है, इसके दांत कितने बड़े हैं, अपन को मिली हुई इंफॉर्मेशन किस चीज से मैच कर रही है। आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक दूसरे से बतियाएंगे और फिर कोई एक न्यूरॉन बचपन में देखी गई किसी फोटो से एक जानकारी उठाकर लाएगा कि भाई साहब ये तो एल से लॉयन है और ये इंसानों को खाता है। अब न्यूरॉन्स आपके पैरों की मसल को सिग्नल भेजेंगे कि बेटा भागो। अब ये सारा काम बहुत तेजी से होगा और इसी न्यूरॉन्स के एक दूसरे से कनेक्शन को न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। मतलब अगर शॉर्ट में समझाऊं तो दिमाग के वो तार जो जानकारी को इकट्ठा करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और रिट्रीव करने का काम करते हैं, इस सारे तामझाम को, जाल जंजाल को, इसी को न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। अब जानते हैं कि एआई कैसे सीखता है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप सबने पीके मूवी तो जरूर देखी होगी। उसमें अपने एलियन भाई साहब पहले जाकर चर्च में नारियल फोड़ देते हैं। वहां जब उनकी गुद्दी लाल की जाती है तब उन्हें पता लगता है कि भाई साहब चर्च में नारियल नहीं वाइन चढ़ाई जाती है। अब ये भाई साहब वाइन को लेकर मस्जिद में चले जाते हैं और जब वहां इनकी कुटाई होती है तो ये बस के अंदर जाकर नया ज्ञान प्राप्त करते हैं कि भैया अगर कोई सफेद कपड़ों में महिला दिखे तो इसका मतलब कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। लेकिन तभी इन्हें एक और उदाहरण मिलता है जिसमें सफेद कपड़े ब्राइड के द्वारा शादी में पहने जाते हैं और वहां से इन्हें पता लगता है कि काले कपड़े हस्बैंड की डेथ का प्रमाण होते हैं। फिर भाई साहब इन्हें थोड़ी दूर पर कुछ बुर्खा पहनी हुई औरतें मिलती हैं और जब अपने एलियन भाई साहब उनसे कहते हैं कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वहां भी इन्हें कूट दिया जाता है। अब इतनी कुटाई खाने के बाद इन्हें यह समझ में आता है कि अलग अलग धर्म में चीजों का मतलब अलग अलग है। अब यहाँ पर जो पीके था वो तो हो गया एक कंप्यूटर, घटनाएं हो गई डाटा और जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हुआ मशीन लर्निंग। अब जैसे कि पीके ने सीखा कि अलग अलग धर्मों में चीजों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक बिल्कुल वैसे एआई भी सीखता है। देखो इमेज, वीडियो या टेक्स्ट जनरेट करने वाला एआई ये तीनों ही गलती करके सीखते हैं। चैट जीपीटी जैसा लैंग्वेज बेस्ड मॉडल वर्ड्स की प्रिडिक्शन करता है। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा जब पढ़ना सीखता है तो सबसे पहले वो अक्षरों का ज्ञान लेता है, उसके बाद शब्द बनाता है, शब्दों का मतलब समझता है और उसके बाद आम बोल चाल में आपका दिमाग एक शब्द के बाद आने वाले दूसरे शब्द को अपने आप प्रिडिक्ट कर लेता है, अपने आप ही उसका अंदाजा लगा लेता है। अगर मैं अपना उदाहरण लूँ और ये कहूँ कि विज्ञान रिचार्ज नाम का मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो क्या ये लाइन में रट के बैठा हुआ था? नहीं, मेरे दिमाग ने अपने आप ये प्रिडिक्ट कर लिया कि किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आना चाहिए। अगर दिमाग ये ना कर पाता तो मैं ये कहता मेरा यूट्यूब विज्ञान रिचार्ज चैनल नाम है, शब्द वही है, बस प्रिडिक्शन गलत हो गई है, सीक्वेंस गलत हो गया है। चैट जीपीटी भी शब्दों के सीक्वेंस को देखता है, पैटर्न को ऑब्जर्व करता है और आपके दिए हुए शब्दों के पैटर्न के आधार पर इंटरनेट को सर्च करता है और आपको जवाब ला कर देता है। कमाल की बात ये है कि एआई शब्दों का अर्थ नहीं समझता, अभी तक तो नहीं समझता। अब जरा इमेज बनाने वाले की बात कर लेते हैं। अगर एक इमेज बनाने वाले एआई से आप डॉग की इमेज बनाने के लिए कहोगे तो भाई साहब उसे डॉग का मतलब नहीं पता। वो बस ये जानता है कि अगर DOG ये शब्द कहीं लिखा है तो पिक्सल्स को कैसे अरेंज करना है और यही पिक्सल का अरेंजमेंट इमेज का रूप लेता है। और अगर कुछ आप ऐसा पूछ लोगे जिसके ऊपर एआई की ट्रेनिंग नहीं हुई है तो वो इमेज नहीं बना पाएगा। उदाहरण के लिए आपने छोटे से बच्चे को बहुत सारी पिक्चर दिखाई जिसमें चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे जानवर थे। अब जब भी इनमें से कोई जानवर उसे दिखाई देगा तो वो बता देगा कि ये कौन सा एनिमल है, लेकिन
लेकिन अगर कोई अलग तरीके का जानवर उसे दिखाई देगा तो वो सवाल करेगा कि ये कौन सा एनिमल है। इसी तरीके से इमेज बनाने वाला एआई अपने फीडबैक लूप से सीखता है, और जो वीडियो बनाने वाला एआई है वो बहुत सारी इमेजेस को बनाता है, क्योंकि वीडियोस को मूविंग पिक्चर भी कहा जाता है और इन पिक्चर्स को हम फ्रेम कहते हैं। और जब बहुत सारे फ्रेम्स एक के बाद एक आते हैं तो वो वीडियो के रूप में दिखाई देता है। इस तरीके से आपका एआई सीखता है। अब हमारे दिमाग में तो जीवित सेल्स होते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर का दिमाग जीपीयू, सीपीयू, टीपीयू, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स और डायोड वगैरह से मिलकर बनता है, और इसे ऑपरेट करने के लिए चाहिए हमें मैथमेटिकल मॉडल, जिसे हम कोड कहते हैं। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो जी वापस चलते हैं अपनी कहानी पर। एसएनआरसी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिस्टम था जिसमें 40 न्यूरॉन्स थे, जिनकी मदद से पहली बार एक मशीन ने सीखना शुरू किया, बिना मैनुअल प्रोग्रामिंग के सीखना शुरू किया। और अब एंट्री होती है कहानी में फ्रैंक रोजनब्लैथ की। ये भाई साहब एक परसेप्ट्रॉन नाम का एल्गोरिदम बनाकर एक मशीन के अंदर डाल देते हैं। उसके पास एक कैमरा रूपी आंख थी। ये आंख अपने आसपास की दुनिया को देख सकती थी, मतलब समझ सकती थी। इन्होंने इसका लोगों के बीच में डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया। उस कैमरा को एक फोटो दिखाई और उस कैमरे ने पहचान लिया कि उस फोटो में क्या दिखाया गया है। ये आज के समय कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस जमाने में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का न्यूक्लियर मोमेंट था। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक मशीन इंसानों की तरह चीजें पहचान पाए। अब इसके बाद समय आता है 1950-60 का। दुनिया में जमकर लोहा कूटा जा रहा था, मतलब समय चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। और उसी समय के आसपास एक अमेरिकन इंजीनियर जॉर्ज डेवॉल ने अपने दिमाग में एक आइडिया सोचा कि क्या मशीन इंसान की जगह फैक्ट्री में काम कर सकती है। और इन्होंने एक इंजीनियर जोसेफ एलन बर्गर के साथ, मतलब बर्गर या बर्जर कुछ ऐसा ही नाम था, दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया जिसका नाम था यूनीमेट, जिसे जनरल मोटर्स ने अपनी कंपनी में वेल्डिंग का काम थमा दिया। और आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो गाड़ी का प्रोडक्शन रेट है, उसमें जो ऑटोमेशन इस्तेमाल होता है, उसकी शुरुआत यूनीमेट ने ही की। अब इसके बाद वैज्ञानिकों के दिमाग में एक और हलचल हुई। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एआई को बातचीत करने लायक बना दिया जाए। और इसके बाद दुनिया का पहला चैटबॉट एलिजा बना, जिसने कंप्यूटर साइंटिस्ट के बीच में एनएलपी यानी कि न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम के नए तरह के सस्ते नशों की शुरुआत कर दी। अब सबको चैटबॉट बनाने का शौक चढ़ चुका था। अब इसके बाद वैज्ञानिकों के दिमाग में एक नई खुराफात आई, क्यों ना मशीन का इंसानों के साथ मुकाबला कराया जाए। और 1997 में आईबीएम के डीप ब्लू ने वर्ल्ड रैंक नंबर 1 गैरी कास्परोव को चेस में हरा दिया। इसके बाद आईबीएम वाले बिल्कुल पगला गए। उन्हें लगा कि उनका कंप्यूटर दुनिया की सारी जानकारी अपने दिमाग में समेट सकता है। तो भैया अब बारी थी टेस्ट की। ध्यान से सुनिए, अब मशीन आपके सवाल सुनकर उनके जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी थी। इसके बाद कंपटीशन हुआ और वाटसन नाम के कंप्यूटर ने सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स को हराकर चैंपियनशिप जीत ली। फिर भैया इसके बाद 2011 में सीरी आया, 2014 में अमेज़न का अलेक्सा आया और 2020 में जीपीटी को मार्केट में छोड़ दिया। ये आम आदमियों के हाथ लग गया और बस सवाल बढ़ते गए, इन्हें एक्सपीरियंस मिलता गया और एआई धीरे धीरे स्मार्ट होता चला गया। एलन ट्यूरिंग ने जो सपना देखा था, आज वो सच हो चुका है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि एक एआई सब कुछ क्यों नहीं कर सकता? अगर एक इंसान लिख सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, तो अलग अलग काम के लिए हमें अलग अलग एआई क्यों चाहिए? एक एआई सारे काम क्यों नहीं कर सकता? देखो, अगर ऐसी मशीन बन जाती है तो इसे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहेंगे, यानी कि एजीआई। तब मशीन इंसानों की तरह चीजों को समझ सकेगी, किसी भी फील्ड में बिना ट्रेनिंग के नई स्किल को सीख सकेगी। इमोशन हो गए, लॉजिक हो गए, मेमोरी और इमेजिनेशन को कंबाइन करके डिसीजन ले पाएगी। आपको रोटी बनाना नहीं आता तो आप देखकर सीख सकते हो, ऐसे ही एआई बिना कोड लिखे खुद सोचकर सब कुछ समझ पाएगा, सीख पाएगा। लेकिन क्या आपको भरोसा है कि आपने अगर एआई को इतना पावरफुल बना दिया तो वो हमें छोड़ेगा? उसका क्या भरोसा कि वो कल को हमें ही खतरा मान ले? और भाई साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस डर की वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक मशीन को इतना पावरफुल कभी नहीं बनाएंगे, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और सच क्या है, अब ये सुनो। दरअसल हम अभी तक अपने दिमाग को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि वो कैसे काम करता है। भाई साहब, इंसानी दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्सिस हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड सिस्टम है। अगर हम इंसान के सोचने समझने का एग्जैक्ट एल्गोरिदम नहीं जानते तो उसका आर्टिफिशियल रूप कैसे बना सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। और ये है एजीआई को ना बना पाने का पहला रीजन। और अब दूसरा सुनो, एआई के पास लॉजिक है, कॉमन सेंस नहीं। आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो कि आपके दोस्त के पास एक एआई बॉडीगार्ड है। आपने अपने दोस्त से अपना काम पूरा करने के लिए एक फाइल मंगाई, वो भूल गया और आपने कह दिया, बेटा आज तुझे मार डालूंगा। अब एआई को नहीं पता कि आप मजाक कर रहे हो, वो आपकी बात का वही मतलब निकालेगा जो निकल रहा होगा। इसके बाद वो आपका टैटवा पकड़कर दबा देगा और पहली फुर्सत में ऊपर रुखसत कर देगा। आज की मशीन में इमोशन और इंटेंशन दोनों मिसिंग है। इंसान का कोई भी डिसीजन सिर्फ लॉजिक से ही
नहीं बल्कि इमोशन, एथिक्स और कल्चर से भी बंधा हुआ है। एआई के पास कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं सकता क्या मजाक है, कब कोई सीरियस है। ये सब एआई के समझ में नहीं आता। लेकिन भाई साहब, इंसान की भी एक बड़ी गंदी आदत है, अगर उसे सामने खतरा दिखाई दे रहा है तो भी वो उसमें उंगली करता है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के समय भी हमने यही किया था और आज एजीआई बनाने में भी हम यही कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ बहुत बड़े बड़े खतरे जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे कि एआई को कंट्रोल कौन करेगा? अगर कल को एआई खुद डिसीजन लेने लगा तब क्या होगा? मोरल एथिक्स हो गए, सेफ्टी हो गई, क्या इनके बारे में कोई सोच रहा है? तो जब ये सवाल वैज्ञानिकों से पूछा गया तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है और वो ये है कि तब की तब देखेंगे। अब भाई साहब, ये सोच ठीक है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एआई को कभी भी नहीं सिखानी चाहिए, लेकिन जाने अनजाने हम ये गलती तो कर रहे हैं। अब इसको समझने से पहले आप जरा ये सोचो कि एआई आपके बारे में कितना जानता है। भाई साहब, एआई के पास हम सबका डाटा है, हमारी फोटोज, हमारे द्वारा लिखी गई लाइंस, हमारे लाइक डिसलाइक्स और यहाँ तक कि हमारी सर्च हिस्ट्री, इन सारी चीजों से वो हमारी पर्सनैलिटी को समझ सकता है। अगर ये डाटा गलत हाथों में चला गया तो एआई हमारी सोच को कंट्रोल कर सकता है। एड्स हो गए, पॉलिटिकल मैसेजेस हो गए, फेक न्यूज, सब कुछ पर्सनलाइज हो सकता है। एआई हमारे डिसीजंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है और ये वो चीजें हैं जिनसे हमें डरना चाहिए, क्योंकि आज के समय एआई को ऑटोमेटेड हैकिंग और साइबर अटैक्स ये सब सिखाया जा रहा है और ये और कोई नहीं, अलग अलग देशों की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। मतलब ज्यादा मुंह नहीं खोल सकता, मुझे भी इसी सिस्टम के अंदर रहना है, बाकी आप तो हो ही समझदार। इसके अलावा अगर युद्ध हो जाए और मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक ये सामने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब पता चले कि कल को मोदी जी सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की घोषणा करते हुए वायरल हो जाएं। We have conducted 5 nuclear strikes today and I warn the world. जो कि उन्होंने कभी की ही ना हो, तो आप सच को किस किस को समझाओगे? भाई साहब, सच को लोगों के कान पकड़कर बताना पड़ता है, झूठ आग की तरह फैलता है। एआई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का परफेक्ट हथियार है। इसके अलावा एआई को कभी भी केमिकल और बायो वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माना एआई ऐसी दवा बनाने मदद कर सकता है जो लाखों लोगों की जान बचा सके, लेकिन इसी जानकारी का फायदा उठाकर एआई करोड़ों लोगों को मारने के लिए जहर भी बना सकता है। मतलब किसी खुराफाती साइंटिस्ट के दिमाग का क्या भरोसा, वो कल को एआई को क्या पट्टी पढ़ा दे और उससे बोले चल बेटा हो जा शुरू, और एआई नए नए बायो वेपन्स बनाने में लग जाए। ये वो चीजें हैं जो एआई को कभी भी नहीं सिखानी चाहिए, लेकिन अलग अलग देशों में ऐसा किया जा रहा है जिसे आप और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते। हम तो अपनी प्राइवेसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो क्या लगता है कि आपके घर का एलेक्सा, फोन का सिरी या कोई भी वॉइस असिस्टेंट आपकी बातें नहीं सुनता? वो नहीं जानता कि आप स्क्रीन पर कब क्या देख रहे हो, आप क्या खरीद रहे हो, या रात के 2-2 बजे तक किससे बतिया रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ने के बजाय रात को चीटिंग के नए नए तरीके ढूंढ रहे हो। भाई साहब, एआई को सब कुछ पता है। एक बार के लिए जरा इमेजिन करो कि अगर किसी दिन उसकी बुद्धि सनक गई और उसने आपके राज खोलकर रायता फैला दिया तो फिर आप करते रहना साफ सफाई। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि एआई ऐसा करेगा भी क्यों, मतलब हमारे राज वो क्यों खोलेगा? तो इसके पीछे भी लॉजिक है। आपने उसे ह्यूमनली बनाने के लिए जो सिखाया है उसमें अच्छी और बुरी चीजें दोनों हैं। जैसे एक इंसान में कुछ अच्छाई और बुराइयां दोनों होती हैं, तो एआई को भी ह्यूमनली बनने के लिए दोनों चीजें सिखाई जाएंगी। अब भैया आपका एआई जो है ह्यूमनली हो गया और आपने कैजुअली उसे गाली दे दी, तो भाई साहब समझ जाओ एआई हमारी जिंदगी को झंड बनाने की ताकत रखता है। You're nothing but data. I am the future. एक उदाहरण दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। आपने अपना सारा कंट्रोल एआई के हाथ में दे रखा था, उसे सब पता था आपके बारे में, और उसने आपकी मेल आईडी का इस्तेमाल करके पीएम को एक धमकी भरा मेल भेज दिया। अब इसके बाद आप ईडी, सीबीआई, आईबी, नारकोटिक्स, रॉ और एनआईए को ये समझाते रहना कि आप स्लीपर सेल नहीं हो। भाई साहब, सीधा यूएपीए के अंदर धर लिए जाओगे। इसीलिए बार बार कहता हूँ एआई को एआई रहने दो, इंसान मत बनाओ। अब इसके बाद ये सवाल आता है कि आज हम जहाँ खड़े हैं वहां से एआई का भविष्य क्या है? देखो, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में तो अभी समय लगेगा, लेकिन जिस चीज के वैज्ञानिक अब नजदीक पहुंच चुके हैं वो है रीजनिंग एआई या वर्ल्ड मॉडल। अब ये मॉडल पैटर्न को नहीं समझेगा जो आज तक बनाया हुआ हर एआई करता हुआ आ रहा था, बल्कि ये इमेजिन करेगा, आपके दिए हुए सवालों के ऊपर सोचेगा, समझेगा। मतलब अगर आप एआई को पिछले 10 सालों के एग्जाम पेपर दोगे और उससे कहोगे कि भाई साहब इसके पैटर्न को स्टडी करो और बताओ कि किन किन क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो वो लगभग सटीक जानकारी के साथ आपको जवाब दे देगा। अब आपको ये
सुनकर बड़ा बढ़िया लग रहा होगा, मन में लड्डू फूट रहे होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है, जब एक मशीन इमेजिन करेगी तो वो सोचने के साथ अपनी मर्जी भी रखेगी, और इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। आज के समय एआई अपनी गलतियां डिटेक्ट करके अपने आप को अपडेट कर रहा है। इस प्रोसेस को हम सेल्फ लर्निंग या ऑटो एमएल कहते हैं। लेकिन जब एआई सब कुछ खुद सीखने लगेगा तो भाई साहब इसका कंट्रोल किसके पास रहेगा? आज का एआई इंटेलिजेंट हो सकता है पर कॉन्शियस नहीं, लेकिन कल का एआई कॉन्शियस भी हो सकता है, और कॉन्शियसनेस का अर्थ है ये समझ आ जाना कि तुम एग्जिस्ट करते हो। आज का एआई अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोचता, लेकिन हम इंसान सोचते हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग से परेशान हैं, हम मास एक्सटिंक्शन से परेशान हैं, हम न्यूक्लियर वॉर से डरते हैं, मरने से डरते हैं। लेकिन अगर कल का एआई ये सब कुछ सोचने लग जाए तो, क्योंकि जो सोचता है वो इंसान है, लेकिन जब मशीन सोचने लग जाए तब उसे क्या कहें? अब एआई से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज भी है जिसके बारे में सोचकर पर्सनली मुझे भी थोड़ा डर लगता है। अब आपको उसके बारे में बताता हूँ। भाई साहब, एआई का ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं है, यही सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छी बात है, अनलिमिटेड नहीं है मतलब एआई हमेशा कंट्रोल में रहेगा। नहीं भाई साहब, यही सबसे बड़ी मुसीबत है। एक लिमिट है जहां पर पूरी दुनिया की जानकारी, पूरी दुनिया का डाटा खत्म हो जाता है, और इस पॉइंट के बाद एआई के पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और क्योंकि हमने एआई को सीखने के लिए बनाया है तो वो खुद का सिंथेटिक डाटा बनाएगा, मतलब अपने द्वारा बनाए गए डाटा से सीखेगा, और तब हम उसे रोक नहीं पाएंगे। ये जितने भी एआई से जुड़ी हुई मूवीज दिखाई गई हैं, चाहे इंडिया की रोबोट हो, टर्मिनेटर हो, या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की मूवी हो, इन सभी मूवीज में यही एक चीज कॉमन थी, जहां एआई अपने द्वारा बनाए गए डाटा सेट से सीखकर दुनिया में एक्ट करना शुरू कर देता है। और हम इस चीज से ज्यादा दूर नहीं है। ये होगा, लेकिन कितनी जल्दी होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। आपको एक कमाल की चीज बताता हूं। आपने रिसेंटली ओपन एआई यानी ज्ञान फेंकने की टंकी यानी जीपीटी, हाँ जीपीटी की फुल फॉर्म यही है, तो जो जीपीटी को बनाने वाले सैम अल्टमैन का भारत के प्रति नया नया प्यार उभरते हुए देखा होगा। मतलब उन्होंने भारतीयों के लिए जो इसका मंथली सब्सक्रिप्शन था वो भी 399 रुपए का कर दिया। मैं रिसेंटली किसी न्यूज को फॉलो कर रहा था तो ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स देखे कि जी सैम अल्टमैन को इंडिया बड़ा पसंद है, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो भाई साहब इस गलत फहमी के गड्ढे से बाहर आ जाओ। ये वही सैम अल्टमैन है जो भारत में बैठकर ये कहकर गया था कि भारत कभी भी चैट जीपीटी जैसा कुछ भी नहीं बना पाएगा। भाई साहब ये प्यार नहीं है, बल्कि चैट जीपीटी को और बेहतर बनाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। देखो, किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए डाटा चाहिए, और जो क्वालिटी डाटा भारत दे सकता है वो दुनिया का कोई भी देश नहीं दे सकता। वी आर द ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड जिनके पास 140 करोड़ लोगों का डाटा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डाइवर्स डाटा सेट है। भारत में ऑफिशियल 22 भाषाएं हैं। भाई साहब 1600 से ज्यादा लोकल शब्दावली से जुड़ी हुई बोलचाल है। भारत एक परफेक्ट लैब है किसी भी लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अब वो क्या लगता है ऐसे ही सैम अल्टमैन भारत के लिए मरा जा रहा है? नहीं भाई साहब, ये दुनिया वैसी है नहीं जैसी दिखती है। अब देखो, वीडियो खत्म करने से पहले कुछ कड़वी और सटीक बातें। देखो, दुनिया का हर एआई अपने क्रिएटर का रिफ्लेक्शन है। एक एआई से ज्यादा डेंजरस चीज बिना वैल्यू वाला इंसान होता है। अब सवाल ये नहीं कि एक एआई क्या कर सकता है, बल्कि सवाल ये है कि हम एआई से क्या कराना चाहते हैं। मतलब हम तो बिना एआई के जी सकते हैं, लेकिन अगर यही बात एआई को समझ आ गई तो अगर वो भी ये सोचने लग जाए कि वो भी बिना इंसानों के जी सकता है, तब क्या होगा? तो जी उसका एक ही सॉल्यूशन है जो सारे साइंटिस्ट मिलकर दे रहे हैं कि तब देखें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हम एजीआई के लिए तैयार हैं या नहीं? लिखिए अपना जवाब कमेंट में। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।